पुनिसा क्लासेस एट यूके। आज हम बढ़ते हैं आपके लेक्चर एक ट्रेनिंग एग्ज़ाम के सिलेबस के सीरीज़ में। तो आज हम करेंगे कोठारी आयोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका इसमें पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है, 40 मार्क्स का है, आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो 40 मार्क्स बहुत अच्छा रोल रखते हैं। और अभी जैसे कई लोग लीग से हट चुके होंगे तो उनके क्या रहता है कि ये बीएड का सब्जेक्ट है, थोड़ा कट जाता है। ठीक है, जो फ्रेशर है उनके लिए तो ठीक है, उन्होंने नया नया पढ़ा होता है, उनके लिए जीएस थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन जो थोड़ा सा अभी पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो ये शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि 3 दिन आपका जीएस चलेगा, 3 दिन आपका ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चलेगा, और संडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या टेस्ट टाइप का जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कोठारी आयोग, कोठारी आयोग 2 आयोग मैं आपको करवा चुकी हूँ, राधा कृष्णन आयोग और मुदालिर आयोग। ठीक है, अगर उससे भी आपको और डिटेल चाहिए या आप ये चाहते हैं कि पॉइंट वाइज या एमसीक्यू के फॉर्म में करवाएंगे तो हम आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी करवाएंगे। तब फिलहाल थोड़ा डिटेल से ही पढ़ना सही रहेगा। ठीक है, इस समय अभी काफ़ी एग्ज़ाम के लिए। तो कोठारी आयोग के विषय में क्या पढ़ेंगे? कोठारी आयोग को क्या जानते हैं हम? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं। तो जो कोठारी आयोग 1964 में बना था उसे कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को गठन, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दी। तो जो ये डीएस कोठारी थे ये आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसमें अन्य सदस्य कितने थे? 17 सदस्य थे। अब एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है ना आप क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कोठारी आयोग के विषय में कौन सा सत्य नहीं है या कौन कौन से सत्य हैं। तो थोड़ा बेसिक जानकारी भी रखनी ज़रूरी है। पता चल रहा सिफारिशें पढ़ के गए और सिफारिश नहीं पूछी, उसका जो बेसिक था वो पूछ लिया। ठीक है, तो सारी जानकारी रख के हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अब 17 अन्य सदस्यों के साथ एक आयोग बनाया था आपके भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और क्यों बनाया गया था? देश में संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए। देश में संपूर्ण, न केवल माध्यमिक या उच्च या प्राइमरी, ऐसा कुछ नहीं है, जो टोटल हमारी शैक्षिक प्रणाली थी उसका व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, एक व्यापक शैक्षिक ढांचा तैयार करने के लिए, और भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए सिफारिशें और नीतियां प्रस्तावित करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, तो क्यों गठित किया गया था? ये भारत में संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, व्यापक शैक्षिक ढांचा तैयार करने के लिए, भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए सिफारिशें और नीतियां प्रस्तावित करने के लिए ये गठित एक तदर्थ आयोग था। यानी ये एक ऐसा आयोग था, अस्थायी आयोग था। तदर्थ आयोग मतलब अस्थायी आयोग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? 1964 to 66 यानी 2 साल इसने काम किया और उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए मूलभूत सिद्धांत और नीतियां बनाना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर से नहीं, प्राइमरी लेवल से आपके हायर लेवल जो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उस तक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए सिद्धांत और नीतियां बनाना, इसका पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा ये था कि इसने भारत में शिक्षा के स्वरूप के मानकीकरण, शिक्षा का स्वरूप कैसा है, एक स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस पर भी सुझाव दिए। लेकिन जो इसका दायरा था चिकित्सा और कानूनी अध्ययनों तक नहीं बढ़ा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका कोठारी आयोग है तो कहाँ, किस क्षेत्र में इसने अपना अध्ययन नहीं किया? तो इसने चिकित्सा और कानूनी अध्ययन पर कोई सुझाव नहीं दिया, कोई सिफारिश नहीं दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन किया गया 64 में और इसने काम किया 64 से 66, 2 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया था। और इसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी थी? 29 जून 1966 को, 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब आयोग ने क्या काम किया, आयोग किस तरह से काम कर रहा था? तो आयोग ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें क्या आएगा आपका स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि शामिल थे। और शामिल क्या नहीं था? चिकित्सा और कानूनी शिक्षा शामिल नहीं था। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि शिक्षा जिसमें शामिल थे, इसके लिए क्या किया? 12 कार्यबलों की स्थापना की। यानी 12 इसने क्या किए? टास्क फोर्स की स्थापना की थी। टास्क फोर्स कितने थे इसमें? 12 थे। और विशिष्ट मुद्दों की जांच करने और व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए 7 कार्य समूहों की स्थापना की। तो 12 इसने टास्क फोर्स या कार्यबल की स्थापना की और विशिष्ट मुद्दों की जांच और व्यापक रिपोर्ट के लिए इसने 7 कार्य समूहों की स्थापना की। ये जो मेन पॉइंट थे मैंने वो आपको यहाँ पे करवाए हैं। बहुत बड़ा है कोठारी आयोग का। ये आप ये समझिए कि अभी हम इसका पार्ट 1 टाइप का ही कराएंगे और थोड़ा सा और जो डिटेल है ये आपके पार्ट 2 में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मोटा जो एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आयोग ने शिक्षा को, अब इन्होंने क्या बोला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके विषय में। और शिक्षा को समाज के पुनर्निर्माण और नागरिकों को सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण और विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी। तो इसने शिक्षा को क्या किया? समाज के पुनर्निर्माण और नागरिकों को क्या कहा कि सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण और विकास प्रक्रिया में जो उनकी भागीदारी है इसके बारे में, नागरिकों को किसके बारे में? सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण और विकास प्रक्रिया में भागीदारी के बारे में जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी। किसको मान्यता दी? शिक्षा को समाज के पुनर्निर्माण के लिए और नागरिकों को सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी। राष्ट्रीय विकास में लोगों की भागीदारी कोठारी आयोग की रिपोर्ट की आधारशिला थी। तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट का जो बेस क्या बनाया? राष्ट्रीय विकास में लोगों की या नागरिकों की भागीदारी बनाया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी शैक्षिक विकास और नीति निर्माण के लिए एक रोड मैप प्रदान करने की गई थी जो राष्ट्र विकास और राष्ट्र की प्रगति और विकास में योगदान दे सके। तो स्थापना क्यों गई थी? कि शैक्षिक विकास और नीति निर्माण के लिए एक रोड मैप किया जा सके जिससे राष्ट्र की प्रगति और शैक्षिक विकास से और नीति निर्माण करें, उससे क्या होगा? राष्ट्र की प्रगति और विकास में योगदान दे सकें। ठीक है, तो इसका गठन निम्नलिखित आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए किया गया था। किस आवश्यकता के तहत कोठारी आयोग का गठन किया गया था? मेन तो ये था कि संपूर्ण जो शैक्षिक प्रणाली थी उसको सुधारने के लिए किया गया था कि इसको सुझाव दो। जो टोटल से शैक्षिक प्रणाली है प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर के आपकी उच्च शिक्षा तक। ठीक है, उद्देश्य क्या थे इसके? वही है भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक विभिन्न स्तरों पर कमियों को दूर करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता थी। क्योंकि इसमें भारत नया नया आज़ाद हुआ था, 1964 में ये बना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा थी इसकी थोड़ा कमियां थी उस शिक्षा में। तो इन कमियों को दूर करने के लिए और ये पहचानने के लिए कि कहाँ पर सुधार करना है, इसके लिए एक मूल्यांकन की आवश्यकता थी। तो कोठारी आयोग के गठन की बात आई। फिर क्या हुआ? विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र थे और हाशिए के जो क्षेत्र थे वहाँ पर शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में जो असमानताएं आ रही थी उनको दूर करना था। अब जो शहरी क्षेत्र थे, अर्बन एरियाज थे, विकसित क्षेत्र थे, वहाँ पे तो शिक्षा की जो पहुँच हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन और गुणवत्ता भी अच्छी थी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र थे और हाशिए के जो क्षेत्र थे, जैसे अब आप ले लीजिए आदिवासी एरियाज हो गया, ट्राइबल एरियाज हो गया ना, रूरल और रिमोट एरियाज हो गया, वहाँ पर शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में असमानताएँ थी, उनको दूर
करना इसका उद्देश्य था। फिर क्या था, फिर शिक्षा में समग्र सुधार की आवश्यकता थी। एक होल जो शिक्षा में सुधार की आवश्यकता थी, जिसमें क्या सुधार करेंगे, पाठ्यक्रम, शिक्षा का बुनियादी ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता में वृद्धि शामिल थी। तो शिक्षा में समग्र सुधार के लिए क्या आएगा, पाठ्यक्रम में सुधार, बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता में वृद्धि, ये सब उसके उद्देश्यों में शामिल था। विकासशील राष्ट्र, भारत नया आज़ाद हुआ था तो उसमें भारत क्या था, एक विकासशील राष्ट्र था। तो विकासशील राष्ट्र की बदलती ज़रूरत के प्रणाली को के साथ प्रणाली को संरेखित करना। तो हमारा जो विकासशील राष्ट्र था इसके साथ ज़रूरतें बदल रही थी, तो इसके साथ जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक लाइन में लाना और शिक्षा का एक मानकीकृत एवं एक समान राष्ट्रीय स्वरूप स्थापित करना। एक स्टैंडर्ड शिक्षा का एक स्टैंडर्ड रूप बनाना, एक समान सारे राष्ट्र में, राष्ट्रीय स्वरूप मतलब पूरे देश में एक समान एक स्टैंडर्ड शिक्षा व्यवस्था होगी, सब जगह वही उसी को अप्लाई किया जाए। तो ये शब्द इसमें बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो मैंने इसीलिए ये सारे पॉइंट लिए हैं कि आप एक जगह पढ़ें फिर रिपीट करें, तो यहाँ पर आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट क्या थी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये आपके पिछली बार के लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, कहीं कहीं पर शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति भी लिखा गया है, ये इसका रिपोर्ट का शीर्षक था। ये प्रस्तुत की गई आपकी 29 जून 1966। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 66 कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 1966 है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, 1966 मैंने ऊपर भी ये मेंशन किया है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट थी ये किस विचार पर आधारित थी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है, जो शिक्षा है और राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट पेश की गई और जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जिसका शीर्षक था, किस विचार पर आधारित थी कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थी। अब जो ये रिपोर्ट आपकी है ये 4 उपभागों में विभाजित की गई। पहला भाग था इसका सामान्य मुद्दों पर केंद्रित, जो एक जनरल मैटर्स रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के चरणों का इसने अध्ययन किया। तीसरा, सिफारिशें और कार्यक्रम प्रदान किए। और चौथा, अतिरिक्त कागजात से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पेपर। तो पहला इसका उपभाग है सामान्य मुद्दों पर केंद्रित, दूसरा आपका आएगा शिक्षा के चरणों का अध्ययन, तीसरा सिफारिशें और कार्यक्रम प्रदान, और चौथा है अतिरिक्त कागजात से संबंधित। ये इसके 4 उपभाग, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कितने उपभाग थे, रिपोर्ट के 4 उपभाग थे। अब इस जो ये रिपोर्ट थी ये 4 ही मुख्य विषयों पर आधारित थी। मुख्य विषय कौन कौन थे, उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है, जो शिक्षा है वो प्रोडक्टिव शिक्षा बने न कि निष्क्रिय बन जाए, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि, राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना। रिपोर्ट किस पर आधारित थी, राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर। आधुनिकीकरण और शिक्षा, और लास्ट में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो आपने अगर मेरी क्लासेस पढ़ी हैं तो जो कल हम मुदालिर आयोग पढ़ रहे थे और उससे पहले हमने राधा कृष्णन पढ़ा, तो मूल्यों की बात सब जगह की गई है। और उस समय जो राष्ट्रीय हमारा जो नया नया देश आज़ाद हुआ था, शिक्षा हो रही थी, ठीक है, भारत मतलब अपने में पनपने की कोशिश कर रहा था, तो राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकीकरण, तो ये कुछ कुछ चीज़ें सब में कॉमन है, ठीक है। और मूल्यों का विकास तो सभी आयोगों की बात रही है, ठीक है। चलिए अब इसने सिफारिशें क्या की। सिफारिशें क्या हैं, आयोग का मानना था कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से निकटता से जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या बोला, सिफारिश किस बेस पे की कि हम राष्ट्रीय उद्देश्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं, राष्ट्र में प्रगति करना चाहते हैं, राष्ट्र में एकीकरण लाना चाहते हैं, ठीक है, भाईचारा लाना चाहते हैं, राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शिक्षा को क्या होना चाहिए, लोगों के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए, और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उससे जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। अब उसने इसमें क्या क्या बातें कही, मेन सिफारिशें मैंने इसमें लिखी, बहुत सारा, बहुत डिटेल है इसका। आप अगर किताब से भी पढ़ेंगे कहीं बीएड वगैरह की बुक से, तो बहुत डिटेल
डिटेल में ये दिया गया है। इतना डिटेल क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो बुक्स होती हैं वो बीएड वगैरह की, तो वहाँ पे आपका लेंदी आंसर लिखने होते हैं, इसलिए वहाँ पे वो डिटेल दिया गया है। यहाँ पे मैंने जो मेन हेडिंग थी वो इंक्लूड की है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और मटेरियल मेरे पास इसका पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका करवाऊंगी। आज देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आज करवाया है। तो सबसे पहले आयोग ने एक समान स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव रखा। अब एक समान स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ, जो सभी बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर प्रदान करेगी। तो समान स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव रखा, और उस समान स्कूल प्रणाली का मतलब क्या है कि कोई बैकग्राउंड कैसा भी है, किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आया है, तो उसको शैक्षिक अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। गरीब को, अमीर को, आपके कोई भी कैटेगरी है तो सबको शिक्षा के अवसर समान मिलेंगे। दूसरा, आयोग ने बुनियादी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। तो देखिए, ये जो आपका बेसिक शिक्षा के लिए 6 से जो यहाँ पर कहीं कहीं 6 से 14 वर्ष भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की बात कब से चल रही है, जब 1964 में कोठारी आयोग बना था, और ये हमारा जो हमारे संविधान में जो जोड़ा गया, और उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया। ये आप सभी जानते होंगे कब इसको शामिल किया गया। इसको आपके 2002 में इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है ना। 86 में संविधान संशोधन, 2002 में इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया आपका अनुच्छेद 21A के तहत। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसको बना दिया गया आपका मूल अधिकार। बात कब की जा रही थी, जब आपका ये कोठारी आयोग बना था, तब से ये बात चल रही थी, देखिए, ठीक है। फिर है, आयोग ने एक लचीले और संतुलित पाठ्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। बिल्कुल, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और बैलेंसिंग होना चाहिए, जो छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास को बढ़ावा देगा। एक फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होना चाहिए, जहाँ जिस पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़े वहाँ उसको एडजस्ट किया जा सके। और इसका जो मेन है त्रिभाषा फॉर्मूला, बहुत बार पूछा जाता है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला सुझाया था कोठारी आयोग ने, और इसके तहत उन्होंने क्या बोला कि स्कूलों में छात्रों को 3 भाषाएँ सीखनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी। 3 भाषाएं क्या बोली, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी, ठीक। ये 3 त्रिभाषा का फॉर्मूला। और पूरे देश में 10+2+3 पैटर्न पर आधारित शिक्षा प्रणाली के मानकीकरण की सिफारिश भी किसने की थी, कोठारी आयोग ने 1964। इसके विषय में मैंने आपको पहले जब LT क्लासेस करवा रही थी, MCQs करवाए थे, और मैंने आपको पुराने पेपर करवाए थे सॉल्व, तो इसमें आंसर कहीं पे 1986 था और ये 1968 था। तो भाई इसकी जो सिफारिश की थी आपका 10+2+3+ पैटर्न सिफारिश थी उसके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने की थी 1964 का जो था। 1968 जो हमारा माध्यम जो शिक्षा आयोग बना था उस पे इसको लागू भी किया गया, लेकिन उस समय इसे कुछ ही राज्यों में लागू किया गया। शुरुआत कर दी गई इसकी 1968 में, लेकिन इसे जो पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया वो किया गया आपके 1946 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 1968 की पॉलिसी में इसे शुरुआत की गई, और 1900 आपका जो उसके बाद जो सरकार बदली, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, तो उसके तहत इसको थोड़ा बंद किया गया, और फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसने क्या बोला, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड सिफारिशें, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना, सामान्य स्कूल प्रणाली, अंशकालिक शिक्षा की शुरुआत की बात किसने की, कोठारी आयोग ने। शिक्षा के सभी चरणों में गणित और विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों को शामिल करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, शिक्षा के सभी चरण यानी आपका प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सभी जैसे गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। एक जैसा पाठ्यक्रम रखेंगे और बालक बालिकाओं दोनों को ही विज्ञान और गणित की शिक्षा प्रदान की जाए।
25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदला जाए। तो ये एक मेन पॉइंट दिख रहा है इसका कि इन्होंने क्या बोला कि 25% जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको क्या बदला जाए, व्यावसायिक स्कूल में बदला जाए, प्रोफेशनल स्कूलों में बदला जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो प्राइमरी कक्षाओं में किस में शिक्षा देनी है, मातृभाषा में, और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश। तो शिक्षक की स्थिति को भी सुधारा जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उसकी व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश। और फिर इन्होंने क्या बोला, कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के स्थान पर उच्च कृषि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर आपका चल रहा था उसके स्थान पर उच्च कृषि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी शिक्षा को टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक, ये तो इन्होंने सिफारिश की थी, मेन सिफारिशें बताई हैं मैंने आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कुछ शिक्षा की संरचना के विषय में बोला। तो शिक्षा की संरचना के विषय में इन्होंने क्या बोला कि 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, कक्षा 1 से 10 तक। ठीक है, अनिवार्य स्कूली शिक्षा, और इसे हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा चरण, कक्षा 1 से 10। ठीक, फिर आगे क्या बोला, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो कक्षा 1 से 10 तक माध्यमिक शिक्षा आ गया, और 2 वर्ष जो यानी कक्षा 11 और 12 की जो शिक्षा है उसे क्या बोलेंगे, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो 10 वर्ष की बुनियादी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र प्रवेश करते हैं उच्चतर माध्यमिक में, और इन 2 वर्षों में वो क्या पढ़ेंगे, छात्र विज्ञान, वाणिज्य या कला जैसे विशेष विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब तो शायद पैटर्न नहीं है, लेकिन पहले जब भी बोर्ड चलता था तो पैटर्न होता था आपका कॉमर्स स्ट्रीम, आपका साइंस स्ट्रीम और आपका आर्ट्स स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम हो जाती थी आपकी 11th-12th में। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात है। 3 साल की स्नातक की डिग्री, तो स्नातक की डिग्री 3 साल की, कक्षा 13 से 15 आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर 3 होते हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक आपने 11th-12th कर लिया, उसके बाद छात्रों को स्नातक की डिग्री हासिल करने का अवसर मिलता है। इस चरण में 3 साल की उच्च शिक्षा शामिल है, जिसके बाद आपको क्या मिलेगी, स्नातक की डिग्री मिलेगी। आयोग ने व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उचित शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने की सिफारिश भी की। क्या बोला कि जो व्यक्तिगत ध्यान दे छात्रों पे और शिक्षण प्रभावी हो सके, उसके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए उचित ढंग से। ठीक है, और ये सिफारिशें आपकी शायद आरटी वगैरह में भी की गई हैं, एनसीएफ में भी की गई हैं, शिक्षक छात्र अनुपात की। फिर इन्होंने महिला शिक्षा के विषय में क्या बोला कि महिला शिक्षा पर जोर दिया और विशेष रूप से उनके लिए स्कूल और छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। महिला शिक्षा के लिए क्या बोला, स्कूल और छात्रावास। कोठारी आयोग ने सुयोग्य और प्रेरित शिक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की सिफारिश की। तो अच्छे योग्य शिक्षक आएँ तो उसके लिए शिक्षक शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग जो है, और उनकी जो टीचर एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उसकी क्वालिटी में सुधार किया जाए। विज्ञान, गणित, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। किसको, विज्ञान, गणित, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। और आगे क्या बोला, आयोग ने उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने, उच्च शिक्षा के लिए क्या बोला, अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। और लास्ट में कोठारी आयोग ने विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उद्योगों के डिमांड है, इंजीनियर्स की है, आपका वर्कर्स की है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को स्थापित किया जाए। जैसे आईटीआई करवा दिया, आपका बीटेक है, आपका पॉलिटेक्निक है। इसके विषय में भी मैंने जब बुक पढ़ी है तो उसमें विस्तार से दिया गया है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना, आईटीआई की स्थापना, ये सब उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आज जितना मैं नहीं करवाया
है, एक बार इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका जो थोड़ा मुझे लगा कि और बचा कुचा पार्ट है वो भी आपको दूसरे पार्ट में मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो आज इसका पार्ट 1 है कोठारी आयोग का, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।